मंच पर उपस्थित माननीय प्रदेश सभा सदस्य जैनुद्दीन नजीम भाई, मेयर साहब, पार्टी के नेतागण और यहाँ उपस्थित तमाम आप सब, हमारे बीच के हमारे बेटियां, हमारे भाई बुजुर्ग, सबों में मेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आयोजक कमेटी को कि जो हमें बुलाए, अपना 2 शब्द रखने का मौका दिया। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग वो कार्यक्रम में हम लोग आज हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो हमारी बीच के हमारी बेटी, हमारे आने वाला दिन के समाज के परिवर्तन करने वाला आज ये स्कूल जो मदरसा स्कूल जो कार्यक्रम आयोजना किया, इसके लिए मैं बहुत ही तमाम आयोजक कमेटी के प्रति मेरा बहुत सारा उनका धन्यवाद है। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, खास करके अभी का जो हमारी अवस्था है, मुसलमानों का जो अवस्था है, मुसलमानों का जो शिक्षा के प्रति जो सोच है, वो हमें बदलना हो। आज समग्रता में कहा जाए तो जो हमें अपने बच्चों, अपने बच्चियां को पढ़ाने के लिए जो हमें अहमियत देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, वो हमें, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आज का जो समय है, वो समय शिक्षित लोगों के लिए, आज का समय हम सब शिक्षा के बिना ये समाज में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि हमारे समाज के लिए, मुस्लिम कौम के लिए राज्य भी ईमानदार नहीं रहा, लेकिन हम खुद भी जो महत्व के साथ हम लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, स्कूल में भेजना चाहिए, वो हमें कहीं ना कहीं कमी है। हमें शिक्षा, हमें ये समझना होगा कि समाज के रूपांतरण के लिए, समाज के सोच के परिवर्तन के लिए हम सबको शिक्षित होना जरूरी है। आधुनिक शिक्षा, आज दीनी शिक्षा के साथ साथ दुनियावी शिक्षा का उतना ही महत्व है। हम दोनों शिक्षा को अगर साथ साथ नहीं ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम समाज के अन्य जो समुदाय है उनसे प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते। मैं देखता हूं, क्योंकि मैं भी यही समाज से आता हूं, बच्चों को स्कूल भेजने के
सिवाय स्कूल में उनको पढ़ाने से ज्यादा कुछ नकदी फायदा हो जाए, बच्चों को बकरी, भैंस, गाय, उस तरह सोच का भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज भी बहुत सारा मुस्लिम समुदाय में ये समस्या है। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो सिलाई करने के लिए भेज देना, उससे भी थोड़ा बड़ा हुआ तो कतर, मलेशिया में भेज देना। मैं नहीं ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों को विदेश में भेजिए, लेकिन उसको क्वालिफाइड बनाकर भेजिए, उसको क्षमतावान बनाकर भेजिए। वो यहाँ जो पैसा अभी उनको क्षमतावान बनाकर भेजेंगे, प्रातिनिधिक जो तालीम देकर भेजेंगे, तो आज जितना पैसा आप भेज रहा है आपका बच्चा, उससे डबल वहां से भेजेगा। आज जितना कमा रहा है उससे दुगुना कमाएगा। आज जितना लेबर वहां कर रहा है उसका आधा मेहनत करेगा। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्यों नहीं वैसा तालीम देंगे जो आज की जरूरी है? इसलिए हम सबको इस पर जोर देना होगा। प्रदेश सरकार ये माने में गंभीर है। आने वाला दिन में ये प्रदेश प्राविधिक शिक्षा के हब बने। आने वाला आर्थिक वर्ष से हम लोग ये नीति ले आने वाले हैं कि हर पालिका में एक प्राविधिक शिक्षालय हो। अगर वहां मैन पावर हो, अगर वह भौतिक पूर्वाधार हो, भौतिक संरचना हो, तो हम उसको इजी तरीका से सहज तरीका से हम अनुमति देंगे या पढ़ाई। कोई इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहता है तो इंजीनियरिंग पढ़ाए, चाहता है कि अपने बच्चों को नर्सिंग पढ़ाए तो नर्सिंग पढ़ाए, कृषि पढ़ाना चाहता है कृषि के संबंधित विषय पढ़ाए, फॉरेस्ट्री पढ़ाना चाहता है तो फॉरेस्ट्री पढ़ाए, चाहता है जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, सारे चीज का तो वो भी पढ़ाए। ये यहाँ हाथ में उसका जो क्षमता रहेगा, हाथ में उसको जो करने का हुनर रहेगा, तो यहाँ भी उसके लिए काम सहज होगा, विदेश में भी उसका काम सहज होगा। हम चाहते हैं वो। मैं कुछ दूसरे तरफ भी ले जाना चाहता हूं। थोड़ा बीटर तो लगेगा। शुरू से ही प्रदेश सरकार गठन होने के बाद मेरा मन में एक ही शुरू से बात रहा कि जब तक हम लोग हमारी समाज के सोच को रूपांतर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग जो सोचते आए हैं तौर तरीका, उसमें अगर हम लोग परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हमारी समाज समृद्ध नहीं बन सकता है, हमारा समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमारी समाज का जो आय स्रोत है वो नहीं बदल सकता है। तो क्यों नहीं हम अपने समाज को आय स्रोत को बदलने के लिए, क्यों नहीं समाज को जो सोच है उसमें बदल के हम नया किस्म से आगे बढ़े? इसके लिए समाज को रूपांतरित करने के लिए मैं बार बार कहता हूं, विकास का अर्थ सिर्फ रोड बनाना, पुल बनाना, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना नहीं होता है। समाज के विकास में समाज का सोच का रूपांतरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज भी हमारी समाज में जो महिला को देखने का दृष्टिकोण है, आज भी हमारी समाज में महिला और पुरुष के बीच में जो दूरी है, जब तक हम कम नहीं करेंगे, जब तक हम जो आज जो महिलाओं के प्रति वो काम नहीं कर सकती है, ये शिक्षा तो सिर्फ पुरुषों का है, ये सोच में हम लोग जिएंगे तो जो हमारी समाज है वो तरक्की नहीं करेगी।
इसके लिए प्रदेश सरकार कैसे महिलाओं को मूल स्ट्रीम में ले आया जाए, कैसे महिलाओं को राज्य के विभिन्न तह का निकाय में समान भागीदारी किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, ये अभियान के तहत वो हमारे इस्लाम ही कहता है ये जन्नत तुम्हें प्राप्ति करना है, तुम्हारे अगर बेटी है, बहुत सारा तो हमारे मुझे भाई और मौलाना लोग जानेंगे, मैं इतना तक जानता हूं कि अगर उसको अच्छे से तालीम देते हो और शादी विवाह करते हो तो तुम जन्नती हो। तो हमारी समाज का जो सोच है वो सोच के परिवर्तन करने के लिए प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लेकर आया है। ये अभियान के तहत ये प्रदेश में जन्मने वाली माँ के गते से जितना बेटी होगी वो 20 वर्ष के बाद वो 1,25,000 मिलेगा। एक मुश्त प्रदेश सरकार उसका शैक्षिक बीमा करेगा। ये बीमा इसलिए हम लोग 20 वर्ष तक समय रखे हैं कि नेपाल सरकार के जो कानून है वो कानून के तहत अब 20 वर्ष से पहले अपना बेटी को और बेटा को शादी नहीं कर सकते। बेटा बेटी को शादी करना है उसको 20 वर्ष उम्र तो नहीं चाहिए। उतना ही नहीं, बेटी को आप अगर पढ़ाते हैं तो प्रदेश सरकार जितना आपका आरक्षण है उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया है। 50% नेपाल के इतिहास में ये पहला कदम है। 50% हम लोगों ने प्रहरी हम लोगों ने लिया है। लोक सेवा आयोग का विधेयक कभी सदन में, निजामती सेवा प्रादेशिक निजामती सेवा के विधेयक कभी सदन में, ये दोनों बन जाने के बाद आप देखिएगा कि प्रदेश में 50% जो आरक्षण होगा तो हमारी समाज के जो बेटी है सरकारी जागीर में 50% आरक्षण होगा। 50% आरक्षण का मतलब होगा कि अब हमारी सोच जो है हमारी बेटी के प्रति, जो जब से जन्म लेती है तभी से हम एक बोझ समझते हैं। ये समझते हैं कि कब इसको शादी कर दे और भेज दे। मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि बेटा और बेटी में भेदभाव मत कीजिए, उनको भी वही तालीम दीजिए जो अपने बेटे को दीजिए। अगर बेटा को तालीम नहीं देते हैं तो बेटा को भी तालीम दीजिए। ये हमारी ही संतान है, हमारी औलाद। और आप इतना ही नहीं, ये समाज के दूसरा हिस्सा दलितों का है। प्रदेश सरकार दलित इंपावरमेंट एक्ट लेकर दलित सशक्तिकरण विधेयक कभी सदन ले, वो विधेयक पास होने के बाद हमारी समाज में रहे दलितों का, उनको पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, खाने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार आर्थिक सहयोग दे। उनके साथ जो भेदभाव होता आ रहा है वो भेदभाव को अंत करने के लिए मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कार्यदल, एक कमेटी है जो मान लीजिए आज भी दलितों के साथ छुआछूत लगाया के बहुत सारा अपमानजनक व्यवहार किया।
अगर कोई उनके साथ अपमान करता है तो प्रदेश सरकार सख्ती से पेश होगा। प्रदेश सरकार वो जितने जनसंख्या में है उनकी समाज में उतना संख्या के आधार में राज्य के करीब 100 का निकाय में उनकी आरक्षण हो। ये प्रदेश सरकार दलितों के लिए भी है। मुसलमान आज भी आप आज भी देखेंगे तो हमारी बेटियां आप देखें वो अंग्रेजी में भी तकरीर की, नेपाली में भी। क्या आप सोचे हैं कि आप जहां तालीम देते हैं वो तालीम के मुल्क में महत्व है? ये मुल्क वो तालीम को मान्यता दिया है? क्यों नहीं दिया? क्यों इतना बड़ा स्कूल, हमारी इतना बड़ा बच्चिया, बहुत सारे लोग यहाँ टीचर्स लोग हैं, कितने टीचर को पैसा मिलता है सरकार मिलता अनुदान क्यों नहीं मिलता? क्या आप ये मुल्क का नागरिक नहीं है? ये स्कूल बनाए हैं एक निजी प्रयास से, निजी मेहनत से। क्या यहां पढ़ाने वाले लोग नेपाल के नहीं हैं? मान लीजिए यहाँ के बनाने वाले लोग का एक कोर्स है, कहीं से ले आए बनाए, लेकिन बहुत सारा मदरसा में वो अवस्था नहीं है। आज भी मुसलमान ज्यादातर लोग मैं देखा हूं बच्चा के स्कूल में भेज देंगे तो बच्चे को कहेंगे जब अभी चल लो मस्जिद में मदरसा में, क्यों ना आप ही जी के क्वार्टर में पढ़ा दे, आप ही जी पढ़ा देंगे, मौलवी साहब है पढ़ा देंगे। ओ बदौलत की वो आकर खाना साना रात में खा लेंगे, सुबह में खा देंगे, एक साथ खा लेंगे। क्या आप इस मुल्क के नागरिक हैं? क्या ये मुल्क में आपका मतदाता और करदाता ही सिर्फ है? आप जो अपने बच्चों को तालीम देते हैं तो तालीम को ये मुल्क क्या मान्यता दिया है? अगर मान्यता नहीं दिया है तो क्या समझते हैं आप कि आप ये मुल्क के समान नागरिक है? सिर्फ नागरिकता देना आपकी पहचान नहीं है। नागरिकता देना सब कुछ नहीं है। अगर ये आप मुल्क के नागरिक हैं तो आपका शिक्षा में पहुंच, आप जहां तालीम आपके बच्चा लेते हैं वो तालीम लेने वाला जगह पर राज्य का लगानी क्या है? वो तालीम लेते हैं तो तालीम के राज्य के जो निकाय है उनको मान्यता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो आज तक का सरकार को किसने रोका है? आप सिर्फ मतदाता और करदाता ही बनकर ये मुल्क में जीना चाहता है तो मुझे कहना कुछ नहीं है। अगर चाहते हैं आप इस मुल्क के सम्मानजनक एक ऐसी स्वाभिमानी नागरिक के रूप में बनना चाहते हैं तो फिर से आपको सोचना होगा कि आपके लिए करने वाला कौन है और आपके लिए नहीं करने वाला कौन है।
आप मधेश आंदोलन के बाद आपका ईद बकरीद का भी पहचान मिला था, वो भी याद कर दिया। आप ईद बकरीद भी नहीं मिलता, वो भी हटा दिया। लेकिन प्रदेश सरकार ईद बकरीद के साथ 12 रबीउल तक वो भी विदा वहां भी था, तो लेकिन प्रदेश सरकार आपको दिया है क्योंकि आपका सरकार है, आपका सरकार। यही सोचकर कि आज तक सारे राजनीतिक दल, क्या राजनीतिक दल लोग, क्या उनके मन में ये बात नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा जातीय समुदाय जो आज भी वो जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनकी कहीं मान्यता नहीं। आज जो शिक्षा जहां देते हैं वहां कहीं राज्य के लगानी नहीं है, राज्य के कहीं कंट्रीब्यूशन कहीं लगाने आप पर नहीं है, फिर भी आप यहाँ के नागरिक हैं, फिर भी यहाँ ताली बजाते हैं, नेता आते हैं तो उनके सलाम में सलाम ठोकते हैं, यही आप करते हैं। मुझे इसमें कौन संगठन से है, कौन दल से है, मुझे इसमें कहना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यही कहना है कि आज तक मुसलमानों को ठगा गया है, मुसलमानों के साथ बिहेव किया गया है, राज्य आपके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है। सच्चाई यही है, हकीकत यही है। आपको अपना सोच में परिवर्तन लाना होगा, जो सोचते आए हैं वो तरीका में परिवर्तन लाना होगा। आप अपने तौर तरीका में परिवर्तन लाइए। मैं बार बार कहता हूं, ये प्रदेश के भीतर है, मैं उस पर सच्चाई में नहीं मानता हूं कि 12% मुसलमान है। मुझे आज भी यकीन है कि ये प्रदेश में 20% से ज्यादा मुस्लिम है, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कंस्टिट्यूंसी नहीं है कि मुसलमानों वहां निर्णायक अवस्था में नहीं है। हर जगह हम निर्णायक हैं। मैं चुनावी भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं इतना आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि 18% जो मुझे आज भी उस पर यकीन नहीं, 18% दलित और 12% 30% एक जगह पर हो जाए तो प्रदेश में जिसका शासन चाहेगा वो बना सकता है, जिसका शासन चाहेगा वो गिरा सकता है। तो है क्या दलित और मुसलमान? हम लोग, हमें अब सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को जो मदरसा स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम पर राज्य के निगाह नजर क्यों नहीं पड़ा? क्या हमारी बच्चियां आज इतना बड़ा क्वालिफाइड है? क्या ये पढ़कर कोई स्कूल का मास्टर बन सकती है? कोई बता देंगे? कितना अच्छा। मैं आज भी कहता हूं कि सामान्य कोई मौलवी, मुझे कहने में कहीं हिचकिचाहट नहीं है, एक कोई मदरसा का सामान्य मौलवी, एक हाफिज हमसे अच्छा तकरीर करता है, हमसे अच्छा जानकारी रखता है, लेकिन मैं ऑफिसर रहा, लेक्चरर रहा, हर जगह रहा, लेकिन वो मेरा ही तरह क्वालिफाइड है, वो भी मास्टर डिग्री किया है, डॉक्टरेट किया है, लेकिन वो कहां, उसका जगह कहां है? क्या आप सभी सोचे कि हमारे बच्ची सब ये पढ़ेगी तो सिर्फ ये पढ़कर ज्यादा से ज्यादा होगा तो ऐसा ही बनारस में क्लास लेगी, और हमारी समाज के कुछ लोग अगुआ होंगे, दो चार पैसा जमा कर देंगे, उसी से दिए। क्या आप इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप जो तालीम लेते हैं वो राज्य मान्यता नहीं देनी चाहिए? अगर देनी चाहिए तो क्यों नहीं दिया?
इसलिए नहीं दिया है कि आज के दिन में भी मुसलमानों मुल्क के 1 नंबर का नागरिक नहीं हो पाया। हकीकत है, हकीकत है। मेरा मानना कि आपको जागरूक होने का समय है, आप में चेतना ले आने की जरूरत है। आपके लिए कौन लड़ रहा है, कौन कर रहा है, कौन आपके लिए काम कर रहा है, तो छुपियाने का समय है। मैं यही सोचते हुए हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने आज सदन के भीतर हम लोग मदरसा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक, वो विधेयक पास हो जाने पर जो हमारी आज भी यहां मैं सुना अंग्रेजी में तकरीर, नेपाली में, अगर इतना अच्छा स्कूल में अगर अंग्रेजी भी पढ़ाई हो, साइंस भी पढ़ाई हो, मैथ भी पढ़ाई हो, सोशल साइंस भी पढ़ाई हो, अरबी, उर्दू, हदीस, कुरान शरीफ की पढ़ाई हो, यहां से हमारी जो बच्ची निकलती है तो डॉक्टर बनना चाहती है तो डॉक्टर बनने के लिए भी आगे बढ़े, इंजीनियर बनना चाहती है तो इंजीनियर बनने के लिए आगे बढ़े। सरकार के और जो हम देखते हैं जो अन्य जो पढ़ाई का है, जो मान लीजिए वो वकील बनना चाहे या अन्य सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट करना चाहती है तो कर सकती है। तो क्यों नहीं ऐसे बना, ऐसी स्कूल में वैसे शिक्षा को अमूल्य है। ये स्पेशल मदरसा का उसका क्वालिटी, मदरसा का मतलब जो हमारी इस्लामी तहजीब, इस्लामी जो अपना सिस्टम है वो भी रहे, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा है ये शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, ये शिक्षा को आधुनिकीकरण किया जाए, ये शिक्षा को ऐसा बनाया जाए कि अगर यहां से बनारस से निकली हुई हमारी बच्ची अगर डॉक्टर, इंजीनियर अगर करना चाहे, मास्टर डिग्री अन्य सब्जेक्ट में अंग्रेजी में भी करना चाहे तो वहां भी मास्टर डिग्री करे, प्रोफेसर बने। यहां से निकले तो अगर लॉ पढ़ना चाहती है वो यहां से निकले तो अगर ग्रेजुएशन के बाद सरकारी जागीर में उतना ही ये बना। अगर सरकार के हम अगर नागरिक हैं तो हम अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाते हैं तो मदरसा को, शिक्षा को इक्विवेलेंस का प्रमाण देना यहाँ के दायित्व है। वो मदरसा बोर्ड गठन होने के बाद ये प्रदेश के भीतर, मैं आपसे कहूं, ये मदरसा में जैसा पढ़ाई होता है क्या हमें मदरसा में भी वैसा ही होता है? क्या वही सब्जेक्ट होता है? फर्क है, फर्क। तो क्यों नहीं ये मदरसा के 8 जिला में वो मदरसा बोर्ड तय करे कि पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इसी तरह क्लास ग्रेड के अनुसार एक ही हो। आप जाएंगे कोई सामुदायिक स्कूल में तो एक में देखेंगे तो महोत्तरी में भी वही है और परसा में वही है और दरसा में है और काठमांडू में वही है। तो क्यों नहीं हम वो सब्जेक्ट को एक करें? क्यों नहीं अन्य सब्जेक्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस करें, अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ाएं? क्यों नहीं यहाँ जो पढ़ रही बच्ची को जो तालीम प्राप्त करती है वो राज्य उसको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट दे, समकक्षता के प्रमाण पत्र दे और हर जगह इनकी जो वैकेंसी राज्य के तरफ होता है उस पर भी अपना एक क्वालिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट लेकर वहां भी वो पेश करें।
प्रदेश सरकार वही चाहती है कि अगर यहाँ के लोग, ये मुस्लिम समुदाय यहाँ के नागरिक है, तो उनका भी हक है कि राज्य से जो रिसोर्स मिलता है, राज्य से जो स्रोत साधन मिलता है, उस स्रोत साधन पर उतना ही समान हक उनका। ये स्कूल जहां मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं, ये उतना ही राज्य की तरफ से यहाँ स्रोत साधन पाने के लिए उतना ही हकदार है। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो तालीम लेते हैं, तो वो राज्य के विभिन्न तहत का निकाय में किसी भी पद के लिए अगर क्वालिफाइड है तो उतना ही एलिजिबल है, उतना ही काबिल है और पद पर। प्रदेश सरकार जो मदरसा बोर्ड संबंधी जो विधेयक ले दिया है, वो पास होने के बाद आपका सब इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी सोच है, पुरानी तरीका है, उसमें थोड़ा बहुत तब्दील करना, बदलना हो। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना हो, हमें अपने तरीका समय के अनुसार परिवर्तन करना हो, तभी हमारी समाज परिवर्तन हो सकता है, हम खुद परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहले फिर एक बात, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, अपने बातों को रखने का अवसर दिया, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बार जाते जाते ये कहूँगा कि हम सब अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं। शिक्षा के बिना हम जाहिल हैं, हम आज के समय के लायक नहीं हैं। अगर हम लायक बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, तालीम देना होगा। इसके बिना अभी के समाज में हमारे स्थिति अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबको